नाम मोहम्मद असलम है। अंग्रेज़ों के ज़माने 1885 में 1958 में जब बिजली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप अपना तारुफ दें, बताएं कि आप यहाँ पे क्या करते थे और यहाँ क्या होने जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और ये मेरी थोड़ी ज़मीनें हैं। जी जी। 8-10 एकड़ हैं तकरीबन। ठीक है। और ये जब यहाँ पे मतलब रेगुलाइज होने हुई अंग्रेज़ों के ज़माने में 1885 में, उस वक्त से हमारे वालदे हमारे परदादा के नाम पे हैं। यानी इब्राहिम के बाद उनके 3 बेटे, हम गुलाम अहमद, फिर इब्राहिम, हम इब्राहिम के बेटे, यानी हम पुश्त ब पुश्त यही हमारा पेशा है और यही करते आ रहे हैं। पहले ये होता था कि ये जो मलिर नदी आपके बराबर में है, मलिर नदी बराबर में, इसका जो सतह था वो ऊपर था और पानी यहाँ से ऐसे गुज़रता था। जहाँ से गुज़रता था हम उसको वंगी कहते हैं। जिस तरह आपने औरंगी, यही और वंगी, और कहते हैं बरसात को, वंगी कहते हैं गुज़रगा को, कोरंगी, और वो दरअसल कौर कहते हैं नदी को, वंगी कहते हैं गुज़रगा को, यानी कोरंगी। और उस वक्त से हम यहाँ पे, अब पहले यहाँ से गुज़रता था वंगी से, यानी उस सतह ऊपर था। फिर आस्ते आस्ते कुएँ की ज़रूरत पड़ी, बिजली वगैरह नहीं था, वो गाय से हम पानी निकाल के, क्योंकि सतह ऊपर था तकरीबन 10-20 फीट पे या 15 फीट पे, गाय के ज़रिए हम मतलब पानी निकालते थे और आबादी करते थे। फिर जब वो इंजन आए, जिसको हम इंजन कहते हैं, वो क्रूड ऑयल पे चलते थे, वो चलते रहे। 1958 में जब बिजली आई, 1958 में बिजली आई, उसके बाद मोटर चलने लगे। मोटर के बाद अब तो सबमर्सिबल पंप है, पूरा पानी के अंदर जाता है और उसमें पंप, वो दूसरे पंप में ये होता था रोज़ाना नीचे उतर के ऑयल देना पड़ता था। अब ये कि उसके अंदर है, अगर खराबी हो तो उसको भी निकालते। यही हमें मतलब थोड़ी आसानी हुई, हम तब से यही करते आ रहे हैं और यही। तो आप ये बताएं कि इस मलिर एक्सप्रेसवे से आप किस तरह से मुतासिर होंगे। मैं सबसे पहले आपको मलिर की वजाहत कर दूं कि मलिर क्या है। मलिर बलूची ज़ुबान का एक लफ्ज़ है। जिस तरह 3 धागे आपस में चल के एक धागा आगे बन जाए, उसको मलिर कहते हैं। ये सदियों से है, इसलिए हम सदियों से कहते हैं कि जब शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने तर के लिए मलिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उसका मतलब था कि शादाबी, खुशहाली, सरसब्ज़। यानी इस मलिर से सिंधी डिक्शनरी में एक मज़ीद एक लफ्ज़ आया, खुशहाल, सरसब्ज़। अब जब मतलब इस पे जब पाकिस्तान बना तो हमारे शिकारियों के नज़र उस वक्त से इस ज़मीन पर है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ कंडों से ये इस काश्तकारी को ख़त्म करने के दर पे थे और अब भी हैं। कि अब भी मतलब इन्हीं गवर्नमेंट के लोगों के 30-30 साल लीज ज़मीन लेके उस पर प्लाटिंग शुरू कर दी, छोटी प्लाटिंग शुरू कर दी। सबसे पहले जो मलिर को दचका लगा, मलिर के शादाबी को जो दचका लगा, वो मलिर रेती से बजरी निकालने से, मलिर बजरी से पूरा ये कराची जो शहर बना, ये मलिर नदी के रेती से बना है। और यहाँ से इस्लामाबाद ट्रेन के ज़रिए इस्लामाबाद गए और उसके बाद यहाँ 50 बोरियों के बैग में दुबई वगैरह एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि इस रेती का दुनिया में कहीं मतलब बदल नहीं। और बहुत ये दानेदार होता है, उसमें कंक्रीट वगैरह वो जो मोटे रेती उसमें डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ इसमें, और इसमें रेशा भी मौजूद है। तो इसीलिए सबसे पहला में दचका लगा, ये मलिर रेती बजरी उठाया गया। मलिर रेती बजरी उठाने से हमारा जो पानी का जो सतह है वो नीचे चला जाता रहा। एक ज़माने में इन कुओं को
170 फीट गहरे थे, 170 फीट गहरे थे, और वो भी आधे घंटे चलते थे। हम सिर्फ 1 एकड़ अपना पेट पालते थे, गुजारते थे, बाकी सब गहराबाद थे। दूसरा जो हमें दचका लगा, ये केसी के, ये पहले जो केसी था, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, मुफ्त के 2-2 लाख 3-3 लाख के बिल, यानी चोरी किया। और भी हमने चोरी नहीं, उनसे कहते चोरी नहीं किया, हमने कोई चोरी नहीं की। तो ये बिजली बिल कह रहे अब इसको भर दे फिर देखते हैं। इसी तरह बिजली बिल बढ़ते गए। हर एक ज़मींदार पर तकरीबन, वो हमारे बराबर में जो ज़मींदार है, वो 97 लाख रुपए का बिजली का बिल है। वो भी अब भी कर रहे हैं, किस्तों में जमा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं। अब जो मतलब ये सोलर सिस्टम आया तो उसमें कुछ आसानी हुई, इस बला से ज़रा थोड़ा छुटकारा हमें हासिल हुआ है। और मतलब दूसरा दचका था। तीसरा दचका हमें ये मलिर एक्सप्रेस वे का। मलिर एक्सप्रेस वे कुछ इस तरह है, अगर मैं आपको निशाने दिखाता हूँ, यहाँ से बीचों बीच से वहाँ वो जो गेट नज़र आ रहा है, वहाँ पे निशाने लगी हुई हैं, और यहाँ से अंदर जाते हुए वो खजूर के दरख्तें जो नज़र आ रही हैं, उस पे निशाने लगी हुई है बीचों बीच। मतलब ये मलिर एक्सप्रेस, यानी हर ज़मीन को टुकड़ा टुकड़ा, यानी काश्तकारी के काबिल नहीं छोड़ना है। अगर कोई करे तो फिर उन बिल्डर माफियाज़ के आंखें उस पर लगी हुई हैं, कहीं इसको मतलब लेके हम प्लाटिंग शुरू कर दी। क्योंकि कराची में जो आबादी है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा, और कराची में तो आपको कहीं 1 इंच ज़मीन काली नज़र नहीं आती। अगर कुछ काली ज़मीनें नज़र आ रही हैं, इसी मलिर के पट्टी में नज़र आ रही हैं। तो सबकी नज़रें यहाँ लगी हुई हैं किसी न किसी तरह इस काश्तकारी सिस्टम। मगर ये नहीं जानते कि पाकिस्तान बकौल उनके, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, उनकी बुनियाद ज़राअत पे है। और आज अगर हम मैशियत के तबाही के दाने पर हैं, इसका असल वजह ये है कि हमने ज़राअत को कोई सब्सिडी या कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी। अब चूँकि मैंने पहले कहा कि लोग इन बिजली से तंग आ गए, पानी कम होने लगा और ज़मीनें प्लाटिंग शुरू कर दी, मगर उनसे कोई पूछे कि आपने क्या उनको मशवरा दिया, कैसे, मतलब कम से कम हुकूमत में थे, हुकूमत की कोई दिलचस्पी नहीं। भाई अगर आपके पास पानी नहीं है, मुतबादिल ज़राए देते, अगर कुछ और है मुतबादिल, यानी ताकि काश्तकारी या जो ज़राअत सलामत है। मगर हुकूमत के तरफ से हमें आज तक किसी एक पाई का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। बस उनकी नज़रें कि बस किसी तरह इनको भगाओ और ज़मीनों को हासिल करो। इस कंटेंट के अंदर हाजी असलम साहब की बात सुनी तो आप लोगों को उनकी पूरी तहमीद समझ में आई होगी कि किस तरीके से उन्होंने इसका ख़ुलासा किया। कितने कदीम और अरसे ज़माने से वो यहाँ पर मुकीम हैं, यहाँ पे वो खेती बाड़ी का और अपनी ज़राअत का काम चला रहे हैं, और अब मलिर एक्सप्रेस वे उनकी इस आबाई पेशे को किस तरीके से मुतासिर करेगा। तो बात यह है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर के ऊपर एक ज़रई मुल्क है, जैसा कि हाजी असलम साहब ने भी कहा, और हमने अपनी ज़राअत को बजाय तरक्की देने के ज़रई ज़मीनों की बर्बादी के लिए अपने सारे इक़दाम किए और ज़रई ज़मीनें ज़मींदारों से, हारियों से छीनने की कोशिशें की हैं और कोशिशें कर रहे हैं, जारी हैं। तो इसका जो एक इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो इसका एक कहते हैं ना साइड इफ़ेक्ट होते हैं हर मेडिसिन के, जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होंगे कि जो रोटी और जो खाना हम लोग बहुत आराम से इत्मीनान से खा लेते हैं या खाते हैं, वो हमें इतना सस्ता नहीं मिलेगा, और ये काफ़ी हद तक मुतासिर करेगा हमारे आने वाली नस्लों को और हमारे लोगों को। हमें जो हम शहर में रहते हैं, शहर के बीचों बीच रहते हैं, बड़े आराम और इत्मीनान से हम अपना क्या कहते हैं खाने पीने का सामान ले लेते हैं। जब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो ये सब चीज़ें मुतासिर होंगी। हमारे शहर की, हमारे मुल्क की आबादी बढ़ रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बजाय कि हम यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएं, हमने इन जगहों को, इन ज़रई ज़मीनों को इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि फ़ी एकड़ से ज़्यादा
पैदावार हासिल की जाए, ताकि हम लोग उसको बहुत आराम और इत्मीनान से यूटिलाइज़ कर सकें। आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल का जो बहरान सर उठा के खड़ा हुआ है, और कुकिंग ऑयल इस वक्त 520 और 530 रुपये पर लीटर तक पहुंच गया है। अगर यहाँ पर हम जजोबा, ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड सीड और क्या कहते हैं कैनोला और सोयाबीन वगैरह की काश्त करते हैं, उसके ऊपर तहकीकात करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और उसको यहीं से उगाते हैं, और यहीं पे अगर हम लोग उसको यूटिलाइज़ करते, एक तो हमारा ज़र मुबादला बचता और हम लोग मुकामी सतह के ऊपर ही ऑयल तैयार करने के काबिल हो जाते। मगर अफसोस, एक ज़राई मुल्क होते हुए भी हमें कुकिंग ऑयल जो है बाहर से मंगाना पड़ा, और उसका जो इफ़ेक्ट पड़ा है हमें आप सबके सामने है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर से मंगा रहे हैं। हम लोग कोई नवाब नहीं है, कोई हमारी ज़मीनों में तेल के कुएँ नहीं है, तेल नहीं है भाई नीचे, मगर हम इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। बहुत आगे जाके हमें इसका बेइंतहा खमियाजा और नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस कंटेंट को ज़रूर देखें और शेयर करें, ताकि हमारी ये आवाज़ और हाजी असलम साहब की आवाज़ अरबाब इख्तियारात तक और हुक्मरानों तक पहुँचे, ताकि इनकी ये ज़मीनें इनके पास रहें और ये किसी माली और बड़े नुकसान से महफूज रह सकें। तो इसी सब के साथ आप सबके लिए दुआओं का तालिब ज़ुहैब अहमद। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।